डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम सब भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर जानते हैं, महान समाज सुधारक के तौर पर जानते हैं। लेकिन उनके विरासत का एक और पहलू है, बहुत शक्तिशाली पहलू है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, और वो है उनकी पत्रकारिता। ऐसा लगता है जैसे अम्बेडकर ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर अपनी बात कहनी है तो अपना मीडिया होना कितना जरूरी है। बिल्कुल, सही कहा आपने। उन्होंने महसूस किया कि जो मुख्य धारा का मीडिया है, जिसे उस समय कांग्रेस या कहें तो अन्य सवर्ण समूह नियंत्रित करते थे, हाँ, वो तो उनकी आवाज को जगह नहीं देगा। बिल्कुल, वो नहीं देगा। इसलिए उन्होंने एक-एक कर कई अखबार शुरू किए। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और हर अखबार उनके आंदोलन की जो सोच थी, जो उस समय की ज़रूरतें थीं, उनको दिखाता था। आज हम उनके सबसे लंबे समय तक चलने वाले अखबार जनता पर ज़रा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें अकादमिक लेख हैं, कुछ ऐतिहासिक अभिलेखागार से मिले अंश हैं और कुछ किताबें हैं जो अंबेडकर की पत्रकारिता के इस सफ़र को परत दर परत खोलती हैं। यह विषय मेरे लिए भी बहुत नया है, और मैं ये समझने के लिए उत्सुक हूँ कि एक अखबार कैसे एक पूरे आंदोलन की सोच को बदल सकता है, उसे एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि जनता क्या था, क्यों शुरू हुआ, और इसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर डाला। तो अंबेडकर ने जनता से पहले मूक नायक यानी गूंगों का नेता और फिर बहिष्कृत भारत जैसे अखबार भी निकाले थे। इन नामों से ही जाहिर है कि वो किन की बात कर रही थीं। लेकिन फिर 1930 में उन्होंने एक नया नाम चुना, जनता, मतलब द पीपल। बहिष्कृत से जनता तक का ये सफर, ये सिर्फ एक नाम का बदलाव तो नहीं लग रहा, इसके पीछे क्या सोच थी? ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा बदलाव था। स्रोतों से ये साफ होता है कि ये आम्बेडकर की राजनीति के विस्तार का एक सीधा संकेत था। देखिए, 1930 तक आते आते वो ये समझ चुके थे कि सिर्फ अछूतों के अधिकारों की बात करने से काम नहीं चलेगा। भारत में शोषण का जो ढांचा है वो बहुत जटिल है। यहाँ जाति, वर्ग, जमींदारी प्रथा और उपनिवेशवाद सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। हम्म। बहिष्कृत भारत नाम एक खास समुदाय की पीड़ा को दिखाता था, लेकिन जनता नाम उस पूरी आबादी को संबोधित कर रहा था जो किसी न किसी तरह के शोषण का शिकार थी, चाहे वो दलित हो, गैर दलित किसान हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर। मतलब अब वो एक बड़े कैनवस पे काम करना चाह रहे थे, और इसका जो समय है वो भी बड़ा दिलचस्प है। 1930 का साल। हाँ, समय बहुत महत्वपूर्ण था। जनता की स्थापना हुई 24 नवंबर 1930 को। ये तारीख याद रखने वाली है क्योंकि ये ठीक पहले गोलमेज सम्मेलन की, आप कह सकते हैं, पूर्व संध्या थी, जब अंबेडकर दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर लंदन जाने वाले थे। ये वो पल था जब उनका नेतृत्व एक क्षेत्रीय या सामाजिक नेता से बढ़कर एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित हो रहा था। तो इस अखबार को लॉन्च करना एक तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विचारधारा को रखने की तैयारी थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जनता को लॉन्च करने का समय जानबूझकर चुना गया था, ताकि राष्ट्रीय मंच पर सीधी दस्तक दी जा सके? बिल्कुल, ये एक रणनीतिक चाल थी। जनता के पहले ही संपादकीय ने यह साफ कर दिया था। उस संपादकीय में लिखा गया कि भारत में जाति व्यवस्था को बनाए रखने में पूंजीवाद और उपनिवेशवाद की सीधी भूमिका है। ये उस समय के लिए एक बहुत बहुत क्रांतिकारी विचार था। ज्यादातर राष्ट्रवादी आंदोलन तो सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालने पर केंद्रित थे, लेकिन अंबेडकर और जनता ये सवाल उठा रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारत बनेगा, क्या वो इन आंतरिक शोषणकारी व्यवस्थाओं से भी आजाद होगा? ये सोच के स्तर पर एक बहुत बड़ी छलांग थी। आंदोलन अब सिर्फ एक दायरे में बंद कर नहीं रह रहा था। तो अब हम समझ गए हैं कि ये अखबार एक बड़े वैचारिक बदलाव का प्रतीक था। मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि ये सोच जमीन पर कैसे उतरती थी। मतलब अखबार के पन्नों पर असल में क्या छपता था जिससे ये बदलाव नजर आए? बहुत अच्छा सवाल है। जनता का जो कंटेंट था वही उसकी असली ताकत था। उसने उन मुद्दों को आवाज दी जिन्हें कोई नहीं सुन रहा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोंकण का खोती विरोधी आंदोलन। खोती एक तरह की, आप समझिए, सामंती जमींदारी प्रथा थी, जहां खोत नाम के बिचौलिए, जो अक्सर ऊंची जातियों के होते थे, किसानों से लगान वसूलते थे और उनका भयानक शोषण करते थे। और इस शोषण का शिकार सिर्फ दलित किसान ही नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं, इसका शिकार हर जाति के गरीब किसान होते थे, और यहीं जनता ने अपनी भूमिका निभाई। मुख्य धारा के अखबारों के लिए ये कोई बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन जनता ने इस आंदोलन को हफ्ते दर हफ्ते कवर किया।
वो ज़मीनी रिपोर्टें छापता था, किसानों के इंटरव्यू छापता था और बताता था कि कैसे अंबेडकर के नेतृत्व में दलित और गैर दलित किसान एकजुट होकर इन खोतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसने कोंकण में अंबेडकर की किसान सक्रियता का एक, आप कह सकते हैं, एक विस्तृत दस्तावेज तैयार कर दिया। ये तो कमाल की बात है। मतलब जनता सिर्फ जाति के सवाल पर नहीं, बल्कि वर्ग के सवाल पर भी जोर दे रहा था और जमीन पर अलग-अलग जातियों के शोषितों को एक साथ लाने का काम कर रहा था। हाँ, और ये सिर्फ कोंकण तक सीमित नहीं था। पत्र में बंबई और आसपास के इलाकों में मजदूरों की राजनीति पर नियमित रिपोर्टिंग और टिप्पणियां होती थी। जब अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी आईएलपी बनाई, जो मजदूरों और किसानों के हक के लिए बनाई गई थी, तो जनता एक तरह से उसका आधिकारिक मुखपत्र बन गया। आईएलपी की रैलियों की सूचना, हड़तालों की खबरें, अंबेडकर के भाषण, सब कुछ जनता में विस्तार से छपता था। उस समय की जो मुख्य धारा की प्रेस थी, क्या वो इन मजदूर आंदोलनों को कवर करती थी? या जनता ही एकमात्र ऐसा मंच था जहां मजदूर अपने संघर्षों के बारे में पढ़ सकते थे? ज्यादातर राष्ट्रीय अखबार इन आंदोलनों को या तो नजरअंदाज करते थे या फिर उन्हें कानून व्यवस्था की समस्या के तौर पर दिखाते थे। जनता अकेला ऐसा अखबार था जो इन संघर्षों को मजदूरों के नजरिए से पेश कर रहा था। ये उनके लिए सिर्फ खबर नहीं थी, बल्कि अपने आंदोलन को संगठित करने और अपनी विचारधारा को फैलाने का एक एक औजार था। लेकिन क्या ये सब सिर्फ स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों तक ही सीमित था? उस वक्त देश में आजादी की लड़ाई भी तो अपने चरम पर थी। क्या जनता का उससे कोई सरोकार था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर अंबेडकर की राजनीति को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करके देखा जाता है, लेकिन जनता इसका खंडन करता है। इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण 13 अप्रैल 1931 के अंक में मिलता है। कुछ हफ्ते पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। पूरा देश स्तब्ध था। इस पर जनता ने 3 बलि यानी 3 विक्टिम्स शीर्षक से एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली संपादकीय लिखा। 3 बलि, ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, उस संपादकीय ने न सिर्फ इन क्रांतिकारियों की शहादत को सलाम किया, बल्कि औपनिवेशिक सरकार के क्रूर न्याय पर भी सवाल उठाया। ये दिखाता है कि अंबेडकर और उनका अखबार देश की आज़ादी और उसके नायकों के बलिदान को भी उतना ही महत्व देते थे। लेकिन साथ ही वे ये सवाल भी पूछ रहे थे कि आज़ादी किसके लिए होगी? क्या ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होगा या एक सच्चे समतामूलक समाज की स्थापना होगी? तो वो राष्ट्रीय मुद्दों से गहरे जुड़े थे, लेकिन हमेशा एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ। तो एक तरफ कोंकण के किसान, दूसरी तरफ बंबई के मजदूर और तीसरी तरफ भगत सिंह जैसे राष्ट्रीय नायकों पर संपादकीय। इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा था। ऐसे अखबार को चलाने के लिए एक बड़ी और समर्पित टीम की जरूरत पड़ती है। मैं सोच रही हूँ कि इसके पीछे कौन लोग थे। क्या अंबेडकर खुद ही सब कुछ लिखते और संपादित करते थे? शुरू में तो वो काफी सक्रिय थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी राष्ट्रीय जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, खासकर संविधान सभा में उनकी भूमिका के बाद, उन्होंने जनता के रोजमर्रा के काम को अपने भरोसेमंद सहयोगियों को सौंप दिया। और यहाँ हमें एक बहुत ही हैरान करने वाली और दिलचस्प बात पता चलती है। जनता की संपादकीय टीम सामाजिक रूप से बहुत विविध थी। स्रोतों के अनुसार इसके पहले संपादक थे देवराव नायक। देवराव नायक? हाँ, और चौंकाने वाली बात यह है कि देवराव नायक जाति से ब्राह्मण थे और विचारधारा से मार्क्सवादी। एक मिनट रुकिए। अंबेडकर के अखबार का पहला संपादक, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ सबसे मुखार आवाज थी, वो एक ब्राह्मण था। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। क्या इससे आंदोलन के भीतर कोई विवाद नहीं हुआ? क्या अंबेडकर के अपने समर्थकों ने इस पर सवाल नहीं उठाए कि एक ब्राह्मण को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई? ये सवाल उठना स्वाभाविक है और शायद उस समय उठा भी होगा, लेकिन यहीं पर हमें अंबेडकर की दूरदर्शिता समझनी होगी। ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। अंबेडकर का संघर्ष किसी व्यक्ति या किसी जाति में पैदा हुए लोगों से नहीं था। उनका संघर्ष ब्राह्मणवाद नामक उस विचारधारा से था जो ऊंच नीच और असमानता को बढ़ावा देती है। देवराव नायक को संपादक बनाकर अंबेडकर ये दिखा रहे थे, सिर्फ कह नहीं रहे थे, कि उनकी लड़ाई सिद्धांतों की है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, अगर वो समता और न्याय के सिद्धांतों में विश्वास रखता है तो वो इस आंदोलन का हिस्सा है। मतलब वो अपने अमल से एक मिसाल कायम कर रहे थे। बिल्कुल। और नायक अकेले नहीं थे। उनके बाद भास्कर राव कद्रेकर संपादक बने, जो भंडारी जाति से थे। बाद के वर्षों में गंगाधर शास्त्र बुद्धे, जो फिर से एक ब्राह्मण थे, ने भी संपादन का काम संभाला।
संपादकीय टीम में जीएन सहस्त्रबुद्धे जैसे बुद्धिजीवी और सीताराम शिवतारकर जैसे दलित नेता भी शामिल थे। यह एक मिलीजुली टीम थी जो ये संदेश देती थी कि जाति विरोधी लड़ाई सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं है, यह हर उस भारतीय की लड़ाई है जो एक न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहता है। ये जनता की समावेशी नीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जनता 26 साल तक चला, जो अंबेडकर के किसी भी अखबार के लिए सबसे लंबा कार्यकाल था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर ये देखते हुए कि उनके पिछले अखबार अक्सर आर्थिक तंगी के कारण बंद हो जाते थे। लेकिन फिर 1956 में 26 साल बाद इसका नाम फिर से बदल दिया गया। जनता बन गया प्रबुद्ध भारत। ये बदलाव क्यों हुआ? ये बदलाव अंबेडकर के जीवन के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक पड़ाव को दर्शाता है। 1956 वो साल था जब उन्होंने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। जनता का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत करना इसी बौद्ध धम्म दीक्षा की, आप कहें तो वैचारिक जमीन तैयार कर रहा था। ये नाम 4 फरवरी 1956 को बदला गया, उनकी औपचारिक दीक्षा से कुछ महीने पहले। प्रबुद्ध भारत यानी एनलाइटेंड इंडिया, ये नाम तो सीधे तौर पर बुद्ध से जुड़ा है। बिल्कुल, प्रबुद्ध शब्द का अर्थ है जागृत या एनलाइटेंड, और ये सीधे बुद्ध से आता है। अब अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक अधिकारों तक सीमित नहीं थी, वो एक नैतिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण का आह्वान कर रहे थे। वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, बल्कि जाति और असमानता के मानसिक बंधनों से भी मुक्त हो, यानी एक जागृत भारत। तो अगर हम देखें तो उनके अखबारों के नाम ही उनकी पूरी विचारधारा की यात्रा को बयां करते हैं। मूक नायक से शुरू होकर यानी बेजुबानों को जुबान देना, फिर बहिष्कृत भारत यानी बहिष्कृत समाज की पहचान और उसके अधिकारों की मांग, फिर जनता यानी सभी शोषित लोगों को एक मंच पर लाना, और अंत में प्रबुद्ध भारत यानी एक जागृत और समतामूलक राष्ट्र का सपना। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये उनके आंदोलन का शिखर था, लेकिन दिसंबर 1956 में उनके महापरिनिर्वाण के बाद प्रबुद्ध भारत ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। उनके बेटे यशवंत अंबेडकर ने इसे कुछ वर्षों तक 1960 तक चलाने की कोशिश की, लेकिन आर्थिक और सांगठनिक चुनौतियों के कारण आखिरकार इसे बंद करना पड़ा। तो संक्षेप में अगर कहें, जनता सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं था, ये एक आंदोलन का जीवंत दस्तावेज था। एक ऐसा मंच जिसने हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज दी और जाति, वर्ग और राष्ट्र के मुद्दों पर एक वैकल्पिक, एक रैडिकल दृष्टिकोण पेश किया। इसका सफर बहिष्कृत लोगों की आवाज बनने से शुरू होकर पूरी जनता को संबोधित करने और अंत में एक प्रबुद्ध राष्ट्र की कल्पना करने तक फैला हुआ है। और यहाँ सोचने के लिए एक बात है जो हमारे स्रोतों में भी दर्ज है। भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ जनता और प्रबुद्ध भारत छपते थे, वो मुंबई के दादर में स्थित आम्बेडकर भवन में थी। 2016 में उस ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रक्रिया में जनता के मूल अभिलेखागार, उसकी प्रतियां और उससे जुड़ी बहुत सारी ऐतिहासिक सामग्री हमेशा के लिए नष्ट हो गई। ये तो बहुत दुखद है। ये दुखद होने से कहीं ज्यादा है। ये हमें एक बहुत गंभीर सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। किसी सामाजिक क्रांति के भौतिक प्रमाणों के खो जाने का क्या मतलब है? जब हम एक इमारत को गिराते हैं तो हम सिर्फ ईंट और गारा नहीं गिराते, हम उसमें बसी यादें, वहां हुए संघर्षों के निशान भी मिटा देते हैं। जब जनता की मूल प्रतियां नष्ट हो जाती हैं तो सिर्फ कागज नष्ट नहीं होता, उन किसानों की कहानियां, उन मजदूरों के संघर्ष, वो संपादकीय जिन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया, उनका भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये इतिहास के साथ हमारे जुड़ाव को कैसे प्रभावित करता है, खासकर उस इतिहास के साथ जिसे मुख्य धारा ने वैसे भी कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।